हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके 4 पार्ट होंगे। ये पहला पार्ट है। दोस्तों, अगर आप चारों पार्ट को फॉलो करते हैं तो आप एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द नंबर गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बारी बारी से आप फॉलो करिएगा। चारों पार्ट मैं जल्द से जल्द इस चैनल पर डाल दूँगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो आप लोग एक गलती कर रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन को नोट नहीं कर रहे हैं, तो कलम कापी लेकर बैठ जाइएगा और सारे क्वेश्चन को नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो ये रहा दोस्तों कक्षा 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के, जिनको फॉलो करके आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये पहला पार्ट है जो कि इतिहास का होगा। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन कौन था, उनके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन है नेपोलियन कौन था, उनके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। उसके बाद दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। इसको दोस्तों खूब अच्छे से तैयार करिएगा, इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। उसके बाद दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। इससे मिला जुला क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो आता है प्रश्न नंबर 4, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का क्या कारण है थे। तो दोस्तों, इसको भी अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। तो दोस्तों, महात्मा गांधी के सत्याग्रह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, हमें हमारा प्रश्न नंबर 6, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था। इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है, कोई भी आंसर अगर आपके पास है, तो वो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी, टिप्पणी कीजिए। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके पास, उसको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या थे। यानी कि दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, कारण क्या थे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे तैयार करने हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी के पड़ने वाले 4 प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसको दोस्तों खूब अच्छे से तैयार करिएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछ सकता है। उसके बाद दोस्तों है महामंदी के कारणों की व्याख्या करो। महामंदी टॉपिक बहुत ही हार्ड टॉपिक है दोस्तों इस समय का, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसके कारणों का उल्लेख करो। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड भी आप लोग क्वेश्चन तैयार करिएगा। उसके बाद दोस्तों है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी पर प्रभाव लिखिए। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ता है वो लिखना है। उसके बाद दोस्तों है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का अर्थ लिखिए। इसको भी दोस्तों अच्छे से तैयार करिएगा कि ब्रेटन वुड्स का समझौता क्या था, उसके क्या रीज़न रहे और कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, औद्योगिकीकरण के विकास के प्रमुख कारण लीजिए या बताइए। इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों कि गुटेनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था। गुटेनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था, इसको भी दोस्तों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर है दोस्तों 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था। मतलब दोस्तों ये है कि 19वीं सदी में जो भारत में मुद्रण का चलन हुआ, उसके प्रसार का क्या मतलब था और उनमें कौन कौन से लोग मुख्य रूप से शामिल थे, जैसे महिलाएं, गरीब जनता, सुधारक। इन लोगों का 19वीं सदी में भारत मुद्रण संस्कृति में क्या रोल था, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो कि इतिहास में मैंने कवर किए हैं, और यहाँ से अगर आप करते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये मान के चलिए 90% हिस्ट्री में आपको यहीं से मिलने वाले हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये है
सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज में ये है पार्ट 2। यहाँ पर हम लोग भूगोल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसको कवर करके दोस्तों आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देखिए हिस्ट्री वाला, उसके बाद आप ये भूगोल वाला कवर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं भूगोल वाला पार्ट 2। तो ये रहा दोस्तों इकाई 2 यानी कि भूगोल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों है कि भू क्षरण या मृदा अपरदन को रोकने का कोई 2 उपाय लिखिए। एंड दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। यानी दोस्तों भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भू संसाधन को परिभाषित कीजिए एवं भारत में भू उपयोग प्रारूप की समीक्षा कीजिए। इसको भी दोस्तों अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत सरकार द्वारा वनों को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो वन है उन्हें कितने भाग में बांटा गया है, इसको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। यानी कि जैव विविधता क्या होती है और वो मानव जीवन में कैसे इफेक्ट करती है, इसका भी आपको बताना है। देन दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वन संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। यानी कि वन संरक्षण क्या होता है, उसके लाभ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट है कि वनों से होने वाले लाभ और उसे संरक्षित करने के उपाय लिखिए। यानी कि वन होने से हमारे धरती पर क्या फ़ायदा है, यानी हमारे इंडिया में या हमारे भारत में क्या फ़ायदा है, और उससे होने वाले लाभ को भी लिखना है। एंड दोस्तों हमें ये भी बताना है कि हम लोग वन को कैसे सुरक्षित रख सकें। उसके बाद क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये भी दोस्तों है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल दुर्लभता पर टिप्पणी लिखिए। यानी जल दुर्लभ कैसे है, इस पर टिप्पणी करना है। फिर है दोस्तों कि भूदान आंदोलन से आप क्या समझते हैं। देन क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में कृषि की विशेषताएं एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि भारत में कृषि की क्या विशेषता है और भारत में कृषि से होने वाली समस्या, यानी कि कृषि में होने वाली समस्याएं लिखना है यहाँ पे। उसके बाद है कि भारत में मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपाय लिखिए। एंड देन क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। यानी भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हमें यहाँ पर बताना है। देन है कि गेहूं की खेती के लिए अनुकूल दशाएं लिखिए। यानी गेहूं की खेती कैसे अच्छे से की जाए, ये सारी बातें यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद है कि किसानों के हित के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए सुधार कार्यक्रम लिखिए। यानी भारत सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किसानों के हित में क्या क्या सुधार किए गए उसको लिखना है। फिर है कि चावलों की खेती के लिए अनुकूल दशाएं लिखिए। जिस तरह दोस्तों गेहूं की खेती के लिए अनुकूल दशा हमें लिखना है, उसी तरह चावल की खेती के लिए अनुकूल दशाएं लिखनी है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि भारत में मैंगनीज उत्पादन एवं विवरण का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। यानी दोस्तों कि भारत में मैंगनीज उत्पादन का कैसे वितरण होता है उसके बारे में हमको अच्छे से डिटेलिंग करनी है, वो भी अपने शब्दों में। उसके बाद है कि अभ्रक का उपयोग लिखिए एवं भारत में इसका विवरण बताइए। यानी भारत में किस तरह से यूज होता है, क्या क्या होता है, वो भी हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि खनिज संरक्षण की विवेचना कीजिए। यानी कि खनिज संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं ये बताना है। और उसके बाद है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए। यानी ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उन पर हमें टिप्पणी लिखना है। उसके बाद है कि भारत में लौह अयस्क पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। यानी कि पर्यावरण में प्रदूषण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमको लिखनी है। और पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है ये भी हमें लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चीनी उद्योग का वर्णन कीजिए।
यानी कि चीनी कैसे बनाई जाती है, कैसे काम होता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट दोस्तों है प्रश्न नंबर 25, यानी कि भारत के आर्थिक विकास में परिवहन साधनों का क्या महत्व है, ये बताना है। यानी कि भारत के आर्थिक विकास में जो हमारे लिए कार वगैरह जो यूज़ हो रही हैं उनका क्या फ़ायदा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो भूगोल का हमारा है कि भारत में सड़क परिवहन पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि भारत में सड़क परिवहन क्या है, कैसे चल रहा है, कितना बना है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 26 क्वेश्चन सब कवर किए हैं और ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में क्वेश्चन और आंसर आ सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों सामाजिक विज्ञान के पेपर सीरीज में ये मेरा तीसरी वीडियो है, यानी कि नागरिक शास्त्र पर ये वीडियो है। अभी तक अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखी है तो पहले मेरे चैनल पर विजिट करके उसे देखिएगा और उसके बाद आप नागरिक शास्त्र वाले पार्ट पे आइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र का पेपर। तो ये रहा दोस्तों हमारा इकाई 3 यानी कि नागरिक शास्त्र। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हैं और इसको तैयार करके आप नागरिक शास्त्र में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है और उसके महत्व क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़िएगा। एंड उसके बाद दोस्तों है कि बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों बेल्जियम की शासन व्यवस्था क्या थी, कैसी थी और क्या कमी थी, क्या फ़ायदा था, ये सारी चीज़ें आप लोग बेल्जियम की शासन व्यवस्था में लिखिएगा। उसके बाद है संघवाद से क्या तात्पर्य है, वर्णन कीजिए। यानी दोस्तों जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पहले उसका मतलब ज़रूर लिखना होता है एंड देन दोस्तों उसको अच्छे से डिस्क्राइब यानी कि अच्छे से उसको बताना होता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। यानी कि संघात्मक शासन प्रणाली जो है उसकी क्या क्या विशेषता है, ये इस क्वेश्चन में बताना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 5 कि 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। यानी कि 1992 के संविधान संशोधन में पहले और बाद में शासन के अंतर्गत जो चीज़ें हुई थी, जो प्रमुख अंतर थे, उनको बताना है। उसके बाद है विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, चारों को उल्लेख कीजिए। यानी विकेंद्रीकरण का जो चारों टाइप है उसको अच्छे से आपको बताना है। विकेंद्रीकरण क्या होता है उसको आपको अच्छे से उल्लेख करना है। उसके बाद दोस्तों है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। यानी कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित क्या क्या प्रावधान लाए गए हैं उसके बारे में अच्छे से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। उसके बाद है लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं। एंड उसके बाद हमारा है दोस्तों कि राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए। यानी कि राजनीतिक दल जो होता है उनके कार्य क्या हैं, उन्हीं में से हमें क्या करना है कि कोई 4 कार्य को लिखना है। उसके बाद है कि भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के विकास का विवरण कीजिए। यानी कि भारत में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, कैसे वो विकास करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 लोकतंत्र के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। यानी लोकतंत्र क्या होता है और उसके प्रमुख गुण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी है। और इसमें दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर क्यों है, ये आपको बताना है। इसमें सबसे पहले आपको लोकतंत्र शासन क्या होता है ये बताना है और अन्य शासन से वो कैसे अच्छा है। यानी कि
जो लोकतंत्र शासन व्यवस्था है वो अन्य शासन व्यवस्था से कैसे अच्छा है, कैसे बेहतर है, ये बताना है दोस्तों। तो ये दोस्तों मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें मैंने कवर कर लिया है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको इधर से मिल जाए, बाकी सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं से कवर होंगे। तो इनको खूब अच्छे से कापी पे लिख कर याद कर लीजिएगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हैं तो एक अच्छा सा कमेंट करके ही जाइएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये सामाजिक विज्ञान का लास्ट इकाई है, यानी कि इकाई 4 अर्थशास्त्र। अगर दोस्तों आपने तीनों पार्ट नहीं देखे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से विजिट करके आप ज़रूर पहले तीनों को कवर करिएगा एंड देन दोस्तों आप अर्थशास्त्र वाले पार्ट को कवर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग अर्थशास्त्र के क्वेश्चन को कवर करते हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा इकाई 4 अर्थशास्त्र, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर बताइए। यानी कि उपभोक्ता का शोषण किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें हमें एग्जाम्पल के साथ अच्छे से बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी व्यापार के लाभों का वर्णन कीजिए। यानी कि विदेशी व्यापार करने से हमें क्या लाभ होता है उसको अच्छे से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के कार्यों को विवेचना कीजिए। यानी कि विश्व व्यापार संगठन कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। यानी कि वैश्वीकरण क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में साख के विभिन्न स्रोत क्या हैं, वर्णन कीजिए। यानी भारत में साख क्या होता है और उसके विभिन्न स्रोत क्या हैं, ये सारी चीज़ों हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। यानी कि प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, उसकी विशेषताएं यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठित व असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए। यानी कि यहाँ पर दोस्तों संगठित और असंगठित क्षेत्रों में हमको क्या करना है, अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। यानी कि तृतीय क्षेत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आर्थिक क्रिया क्या होती है और उसके 3 प्रमुख प्रकार क्या क्या हैं, उसको आपको अच्छे से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार से आप क्या समझते हैं। यानी कि दोस्तों उपभोक्ता का क्या क्या अधिकार होता है, ये चीज़ें हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। यानी कि असंगठित कार्य क्षेत्र क्या होता है, इसको पहले बताना है और उससे होने वाली 2 समस्याएं हमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है। यानी कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उससे क्या मतलब है, ये यहाँ पर बताना है। देन है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर बताना है। यानी कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है और उसमें क्या अंतर है, ये यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित देशों के किन्हीं 3 विशेषताएं लिखिए। यानी विकसित जो देश होते हैं उनकी 3 विशेषताएं लिखनी है। उसके बाद है कि मानव विकास सूचांक है, विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। यानी मानव विकास में सूचांक क्या है, ये होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है कि मानव विकास सूचांक क्या है, क्वेश्चन ये है। और विकास के घटकों का वर्णन करना है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों हमारा जो मानचित्र का काम है वो है यहाँ पर। तो मानचित्र में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन वो है कि वह स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये दोनों हैं, एक का पहले कलकत्ता, दूसरा का मद्रास आंसर है, ये आपको मानचित्र में दर्शाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो वो स्थान आपको दर्शाना है लाहौर। और उसके बाद है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपको मैप में दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने किसानों का आंदोलन किया था,
वो भी स्थान दिखाना है दोस्तों। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने कानून तोड़ा था, यानी कि चंपारण है ये दोस्तों बताना है आपको जगह। और फिर उसके बाद है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, ये भी आपको क्या करना है, बता के वहाँ पे दर्शाना है। नेक्स्ट दोस्तों है, मैं दिखा दे रहा हूँ, वो है कि लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित बताना है। नेक्स्ट है कि भारत में किसी एक परमाणु ऊर्जा का केंद्र का नाम बताइए और उसे दर्शाना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी दर्शानी दोस्तों, ये पूछ सकता है। फिर है गेहूं के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये भी दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह, इसको भी बताना है। फिर है कृष्णा नदी और तापी नदी, ये महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको दर्शाना ही रहेगा। महानदी पर निर्मित एक बांध, ये भी बताना है। महानदी नहीं है दोस्तों, सॉरी, महानदी है। उसके बाद है कि तापी ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है, ये भी आपको बताना है। और सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस साल का कि अरावली पर्वत कहाँ है, इसको आपको दर्शाना है। तो ये रहा दोस्तों पूरे सब्जेक्ट का, यानी कि पूरे सामाजिक सब्जेक्ट का पूरा पार्ट, मैंने चारों पार्ट यहाँ पर कवर कर दिए हैं। और नेक्स्ट पार्ट मैं किसी और सब्जेक्ट पे लाने वाला हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।